वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मजीद इल्जामात की जो कि लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से। कल वो मीडिया से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू कर रही थी जाती उमरा में। इसी दौरान सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं उस्मान भट्टी साहब, उन्होंने एक सवाल किया मरियम नवाज से, जिसके जवाब में मरियम नवाज ने बताया कि जब वो जेल में होती थी तो उनके साथ क्या सलूक होता था। उन्होंने मजीद बताया जनाब उनको चूहों का बचावा खाना और फफूंदी यानी फंगस लगी हुई उनको दवाएं दी जाती थी जो उनको खानी पड़ती थी। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। अब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बीनिश सलीम साहिबा को भी एक इंटरव्यू के दौरान मरियम नवाज साहिबा ने कुछ इसी तरह बताया कि न्याब हिरासत के दौरान उनके कमरे में यहाँ तक कि वॉशरूम में कैमराज लगे होते थे, वीडियोज़ बनती थी और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि वो वक्त आने पर बताएंगी। और ये सही वक्त आने पर मज़ीद डिटेल्स खोलने की बात उन्होंने कल दोबारा भी दोहराई है। तो शहजाद अकबर साहब ने इससे मुतल्लिक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज बिल्कुल गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन भी उन्होंने जेल का खाना खाया ही नहीं, उनका खाना हमेशा घर से आता था। ये कहा कि या तो ये जो चूहा था ये घर से आया या फिर ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक मरियम नवाज झूठ बोल रही हैं। इससे बढ़कर वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मुद्दे के ऊपर। साथ ही साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो दूसरे मामलात से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने भी इस मामले पर तनकीद का निशाना बनाया मरियम नवाज साहिबा को। सवाल हमने बुनियादी कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि ये जो इल्ज़ामात लगा रही हैं मरियम नवाज साहिबा, बड़े संगीन इल्ज़ामात है, तो क्या मरियम नवाज साहिबा को इल्ज़ामात की वजाहत करनी चाहिए या फिर वो जो दुरुस्त वक्त या सही वक्त का इंतजार कर रही हैं उसको उसी का इंतजार करना चाहिए? तो जी ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी काफ़ी दिनों के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम मज़हर साहब। इरशाद भट्टी साहब से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भट्टी साहब, पहले जब वो कैमराज वाली बात हुई थी तो आपने बड़े बावसूख ज़राए से कुछ डिटेल्स इंसाइट हमसे शेयर की थी। अब उससे बढ़कर मजीद इल्जामात लगाए जा रहे हैं, चूहों का बचावा खाना, फंगस, फफूंदी लगी हुई दवाइयाँ, ये क्या हो रहा है? मैडम शेख, बात यह है कि सिर्फ इल्जामात नहीं, वजाहत करें, सबूतों के साथ वजाहत। क्यों वजाहत करें? इसलिए मैडम शेख कि हाउस ऑफ शरीफ और ख़ास तौर पर मरियम नवाज पर मुझे तो कोई एतबार नहीं, रत्ती भर भी एतबार नहीं। ये बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल जाती हैं, चिट्टे झूठ, सफ़ेद झूठ बोलने की माहिर हैं। इनके झूठों पर, इन सारों के झूठों पर एक किताब लिखी जा सकती है। आप मैडम शेख लंबी चौड़ी छोड़ें, बात आपके सवाल के जवाब में आने से पहले सिर्फ दोहराता जाता हूँ। जनाब स्पीकर झूठ, सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज का झूठ जालसाजी वो झूठ, 3 टीवी तकरीरें झूठ, टीवी इंटरव्यूज़ झूठ, कतरी ख़त झूठ, ट्रस्ट डीड झूठ, कैलबरी फाउंड झूठ और मेरी बैरून मुल्क के अंदरूनी मुल्क कोई जायदाद नहीं झूठ। हर केस में मैडम शेख कोई केस उठा लें, 12 केसेस में से कोई केस उठा लें, हर केस झूठो झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था मैडम शेख? नवाज शरीफ साहब सादक और अमीन नहीं रहे। सादक मतलब सच्चा, सादक ना होना मतलब झूठा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? नवाज शरीफ साहब ने अवाम, अदलिया और पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज और बच्चों के बारे में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज और उनके बच्चों के बारे में क्या कहा कि हम, इन बच्चों ने हमें जिन्नों परियों की कहानियां सुनाई, क्या हम जिन्नों परियों की कहानियों पर एतबार कर लें? अच्छा, मरियम नवाज ने पहले एक इल्ज़ाम लगाया, हमारा कोई तर्जमान आर्मी चीफ से नहीं मिला। बात खुली और फिर जुबैर उमर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जमान हो गए। मरियम नवाज ने कहा नैब हिरासत में मेरे कमरे में और वाशरूम में कैमरे लगाए गए। डीजी नैब इनसे मिले, उन्होंने कहा हमारा SOP है, कमरे में कैमरा लगाते हैं। आपके कमरे का कैमरा भी उतार लिया गया है। आपका 4 बेडरूम कंपाउंड में सब खवातीन हैं। आप जहां वॉक करेंगी वहां चादर से चारों तरफ से वो ढांप दिया गया है। मरियम नवाज ने डीजी नैब से कहा आप जेंटलमैन है, मुझे आप पर एतबार है। इनसे अब ये अलग बात, इनसे जो मोबाइल चोरी का बरामद हुआ और उसमें जो वीडियो और वो सारी वीडियो और मोबाइल नैब के पास है। अच्छा, फिर मैडम शेख, हमारे निज़ाम में इतनी सख्त ताकत नहीं कि मरियम नवाज को फंगस वाली दवाइयाँ और चूहों की बची खुची खुराकें दी जाएं। इनका खाना घर से आता था, बर्गर, पिज़्ज़े, पास्ते, पॉपकॉर्न, मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स, फ्रेश जूस, ब्लैक कॉफ़ी, विटामिन्स की गोलियां और जो कुछ ये कहती थी वो इनको घर से मंगवा के दिया जाता था। जेल के चूहों की इतनी किस्मत कहाँ कि ये चीज़ें उनको मिलती।
اور جہاں تک فنگس بری دوائیوں کا تعلق ہے میڈم شیخ، ان کے اپنے ڈاکٹر ہر وقت جیل میں موجود ہوتے تھے، 24 گھنٹے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کچھ آخری بات، اگر ان الزامات میں سچائی ہوتی تو سعد رفیق کی طرح عدالت میں کہتی ہیں، صاحب عدالت جب نیب حراست میں تھی، جب پیشیوں پہ آتی تھی، سعد رفیق نے کہا تھا مجھے آج کچا انڈا اور ٹھنڈا سلائس دیا گیا، پرانی گاڑی میں لایا گیا. حمزہ نے کہا مجھے بنا بریک کے گاڑی میں لایا گیا. شہباز شریف نے کہا کھانا زمین پر رکھ دیا گیا. نماز پر نیب اہلکار میری وہ سعد رفیق صاحب نے کیمرہ سے متعلق بھی شکایت کی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کیوں چپتی؟ یہ بعد میں صرف الزام لگاتی ہیں، صرف الزام. ٹھیک ہے، یہی چیز آگے لے کے چلتے ہیں. محمد سرفراز صاحبہ کیا سمجھتی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے ابھی پوری ڈیٹیلز کھل کے نہیں بتائیں، ابھی بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں درست وقت کا انتظار کر رہی ہیں. تو کیا جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بتا رہی ہیں، یہ جھوٹ ہے، کیا اس میں سچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لینا، جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی بات کی ہے کہ یہ غیر رسمی گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ، تو جو لوگ وہاں تھے ادھر کیونکہ اور بھی چیزوں پہ بات ہو رہی تھی تو جیل کی بات ہوئی. جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی یہ وہ پہلے بھی کہہ چکی ہے. بیسکلی اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ جو سی کلاس ان کی جیل تھی اس کے اندر ٹیبل وغیرہ نہیں ہوتا، تو کھانا مجھے نہیں پتا کہ گھر کا تھا یا جیل کا ہی کھانا تھا، وہ جب نیچے رکھ دیا جاتا تھا کیونکہ جیل کے اندر چوہے تھے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ منہ مار جاتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چوہوں کا کھانا تھا. بیسکلی وہ یہ بات انہوں نے یہ پہلے بھی کی ہوئی ہے، یہ کوئی انہوں نے نئی بات نہیں. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے وہ صحافیوں نے کوئی سوال کیا اس کے جواب میں وہ یہ بات کر رہی تھی. دوائیوں کا بھی غالباً ایسے تھا کہ وہ ٹیمپریچر اگر کوئی نہیں مینٹین ہوتی تھی تو وہ اگر کوئی اس طرح کی چیز لگ گئی تو وہ اس کانٹیکس میں شاید بات کر رہی تھی. لیکن انہوں نے جو انہوں نے یہ کہا نا کہ جو میں مزید ڈیٹیلز یا وہ والی چیز، وہ ان چیزوں کی ڈیٹیلز نہیں تھی کیونکہ اس کی تو وہ ڈیٹیلز دے چکی ہیں. یہ تو پبلک ریکارڈ پہ پہلے بھی چیزیں ہیں. وہ کہی تھی کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہوئی جو میں ابھی جن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور جب وقت آئے گا تب بات کروں گی. تو وہ اور کوئی باتیں ہوں گی کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کیمراز کی بھی بات کی تھی. تو وہ تو خیر جیل کی وہ فیسلٹیز یا اس کی وہ بات کہتی کیونکہ پی ایم ایل این نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان کو بی کلاس جیل ملنی چاہیے لیکن انہیں سی کلاس ملی ہے اور یہ شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. اور یہ تو خیر اس کے اوپر تو ان کی لیگل ٹیم زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے علینا، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جب اپوزیشن کے لوگ جیل میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، یہ بات بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو جس طریقے سے مسٹریٹ کیا گیا جیل کے اندر، یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو یہ اگر وہ کوئی باتیں کر رہی ہیں تو وضاحت اس کے اندر انہوں نے دے دی تھی. مطلب یہ تو بیسکلی ویسے جس طرح غیر رسمی محل میں ان کے غالباً دادی کے افسوس کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے، ادھر صحافیوں سے چند سے یہ بات ہوئی تھی. تو اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے جو بات بتائی تو یہ ایک بڑی اگر ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن. ہاں ٹھیک ہے، اب اس سے آگے یہ نکلتا ہے بے نظیر کہ ٹھیک ہے اگر ایسی سچویشن تھی جیسے بتا رہی ہیں محمل، مریم نواز نے یقیناً اسی کانٹیکسٹ میں کہا ہوگا، لیکن حکومت اس کے برعکس یہ کہتی ہے کہ جی ان کی تو اگر آپ جیلز دیکھ لیں تو اتنی زبردست جیلز میں تو ہم رہنا چاہیں گے پوری زندگی، ان کی تو فیسلٹیز آپ دیکھ لیں تو وہ شاہی محل میں جیسے رہ رہی تھیں. تو پھر یہ کس طرح سے فٹ ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے لینا، پہلے تو بات کیا ہوئی اور جیسے محمل بھی بتا رہی تھی میری، کیونکہ جو ریڈیو کے رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا عثمان بھٹی، میری ان سے بات ہوئی تفصیل سے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں تھوڑی بہت شاید مس رپورٹنگ ہوئی ہے. اور عثمان نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ آڈیالہ میں تھی تو اگست کا مہینہ تھا، جب بارشیں ہوتی ہیں تھوڑی سی نمی بڑھ جاتی ہے تو اکثر ان کے کمرے میں چوہے آ جاتے تھے اور ان کا جو کھانا یا دوائیاں ہوتی تھی وہ خراب کر دیتے تھے یا کھا لیتے تھے. اچھا، ہم سب نے جیل دیکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک بند کمرہ تو ہوتا نہیں ہے، ایک طرف سلاخیں ہوتی ہیں، کچھ بھی آ سکتا ہے، چوہے بھی آ سکتے ہیں، کیڑے بھی آ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی جو انہوں نے کہی پریس کانفرنس میں کہ کیونکہ میں جیل میں تھی تو میں بار بار دوائیاں یا بار بار کھانا نہیں منگوا سکتی تھی. اچھا، جو شہزاد اکبر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کیا ہے. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کھانا جو تھا وہ گھر سے آتا تھا، تو ٹھیک ہے آتا تھا، اس میں تو میرے خیال سے نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی جیل سے کھانا کھاتی تھی. کھانا گھر سے آتا ہوگا، کھانا کہیں سے بھی آتا ہوگا. یہ ہو تو سکتا ہے کہ چوہے آ سکتے ہیں کمرے میں. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ چوہے نہیں آ سکتے جیل کے کمرے کے اندر. مطلب یہ اتنا بڑا دعویٰ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے تو چوہے تو پھر بھی آ سکتے ہیں کھانا. اچھا بے نظیر، مجھے یہ بھی بتائیں، یہ جو نیب کے مجرمان ہوتے ہیں
जो कन्विक्ट्स होते हैं इनके खाने लाने की भी कोई वो होती है, मुकर्ररा वक्त होता है, जैसे हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में कुछ दिन? खाना, और ये मैंने एक्चुअली नैब में पूछा भी था और वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया भी था। तब साद रफीक साहब थे नैब की कस्टडी में। वहाँ पे वो आप एक लिस्ट देते हैं कि ये आपका खाना है, वो आपके घर वालों को पहुँचाते हैं और वो आपका खाना आता है। खाना आपका घर पे आ सकता है, रोज आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जेल में क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब दोनों को मेरे ख्याल से बी क्लास फैसिलिटी मिली हुई थी, तो उनके पास कुछ फैसिलिटीज थी, उनका घर से खाना आता था। देखिए मेरे लिए फिर भी अभी तक अलीना जो सबसे ज्यादा संगीन इल्जाम है और बड़ा जो सीरियस किस्म का इल्जाम है वो ये है कि आपने किसी के कमरे में या बाथरूम में कैमरा लगाया। गलत हो सच हो, लेकिन जब तक इसकी तहकीकात नहीं होगी हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये एक आपकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये आपके आईन में है, राइट ऑफ प्राइवेसी। आप किसी के इजाजत के बगैर उनकी वीडियो या तस्वीरें नहीं बना सकते। और ये भी बात कहना बहुत जरूरी है कि हमारे माजी में ये हमने देखा है कि ये सियासतदानों को जजेस के खिलाफ इस तरह की वीडियोस लीक होती हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके खिलाफ ऑडियोज लीक होती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है तहकीकात होना कि ये वीडियो कौन बना रहा था, ये फुटेज कौन देख रहा था और ये फुटेज अभी किसके पास है। ठीक है, वो कैमरास वाले मामले की जरूरत है कि होनी चाहिए। मजहर अब्बास साहब, क्योंकि भट्टी साहब बात कर रहे थे सबूत की, मैं जानना चाहूंगी कि चूहे खाना खा रहे हैं जेल में, इसका क्या सबूत मिल सकता है? वैसे वेरी वैलिड क्वेश्चन, भट्टी साहब आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी मैडम शेख, कोई चूहे शूहे उसमें नहीं आते थे, उनके पास एक मुशक्कती भी थी, कोई फंगस वाली दवाइयां नहीं थी, कहानियां घड़ी गई हैं। ये कैमरों वाला भी जिस दिन तहकीकात होंगी इसका भी लग पता जाएगा कि कोई ये कैमरा नहीं लगा हुआ था। बात का बतंगड़ बनाती हैं ये, और ये सियासत है सिर्फ। बाकी जहां तक है ना, राना सनाउल्लाह साहब के साथ महमल ने ठीक कहा, बहुत ज्यादती हुई और उनका केस भी अजीबो गरीब केस है, उन पे हिरोइन, उन पर शाहिद खान अब्बासी का निजी अस्पताल में उनकी मर्जी के मुताबिक ऑपरेशन हुआ, किताबें दी गई, टोस्टर दिया गया, पढ़ने की वॉकें दी गई, जरदारी साहब जितनी सहूलतें उनको मिली। अच्छा ठीक है, तो ये ठीक है। अच्छा मजहर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं हम, ठीक है, आप नहीं अभी भी इससे मुतफिक। मजहर अब्बास साहब आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहले इन सारे चूहों को गिरफ्तार किया जाए, एक जीआईटी बनाई जाए, मालूम किया जाए कि इन चूहों का डीएनए लिया जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। और अगर फॉर्मली आप देखें कि अगर मरियम नवाज, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की जेलों में होती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो वो कर रही हैं। ये मैं आपको इससे बदतरीन मिसालें बता सकता हूँ पाकिस्तान में सियासी कैदियों के साथ क्या होता रहा है। और ये भी मैं बता सकता हूँ कि जो वीआईपी कैदी होते हैं वो क्या करते हैं। एक मिसाल आपको दे दूँ, मशहूर ज़माना असगर खान केस, उसमें यूनुस हबीब साहब जिनको 10 साल सज़ा हुई थी, उनकी सजाएं कम होती गई और जेल मैन्यूअल में एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आपके बैरक में सांप आ जाए और आप सांप मार दें तो आपकी सज़ा में कमी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आप इम्तिहान दें तो ब्लड, अगर आप खून का तिया दें तो सज़ा कम हो जाती है। तो यूनुस हबीब साहब की जो फाइनल रिपोर्ट बनी थी उसमें उनके 2 ब्लड ग्रुप थे, एक O पॉजिटिव और एक A पॉजिटिव, और दोनों में उनकी सजाएं कम हो गई थी। और इस तरीके से और बहुत सी चीजें थी। जो सियासी कैदी होता है वो अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर का कभी जिक्र नहीं करता, वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम का कभी जिक्र नहीं करता। उनके ऐसे कैदी रहे थे। पीपल्स पार्टी के एक 4 फीट के आगा सुल्तान थे, उनको शाही किले में ड्रम के अंदर रख के जो है घुमाया जाता था। पाकिस्तान में जाम साकी, प्रोफेसर जमाल नकवी, शब्बीर शर, बदर अबड़ो, इनके साथ जो टॉर्चर हुआ है, 18 घंटे इन्हें खड़ा रखा जाता था। इनको नकवी साहब को तो पैरालाइज तकरीबन हो गए थे वो। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं, और उनको पहले तो ये चाहिए था कि उन्हें कोर्ट में सबमिशन देनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था अदालत को, रिटन जो है कंप्लेंट करनी चाहिए थी। मुझे तहकीकात पे बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं। इस मुल्क में तहकीकात जो लोग कैमरे लगाते हैं
जो लोग बगिंग डिवाइस लगाते हैं, जो लोग टॉर्चर करते हैं, तहकीकात भी बदकिस्मती से वही लोग करते हैं जी। लिहाजा किसी भी तहकीकात के कम से कम ऐसे मामलात में तहकीकात के कोई नताइज आपके सामने नहीं आते। हमारे यहाँ GITs जिस तरह बनती हैं, जिस तरह GITs की रिपोर्ट्स आप डिस्कस कर लें, उसमें हमें पता चलता है। तो मुझे इसका आउटकम कुछ नजर नहीं आता फिलहाल, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे बाद बयान दिया है। तो मुझे ये सियासी बयान से ज्यादा इसमें अगर हकीकत है तो मरियम नवाज साहिबा अगर कुछ सबूत दे सकती हैं, और सबूत इस चीज के नहीं कि चूहे आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये सबूत तो हो सकता है कि जेलों में चूहे हैं या नहीं हैं। ये इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती। और चूहा तो जब मुंह मारता है तो वो ये नहीं देखता कि ये घर का खाना है कि ये जेल का खाना है। लिहाजा मुझे नहीं पता कि वो सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। बदकिस्मती से इतने लेट डिस्क्लोजर्स जो हैं वो आमतौर पे पॉलिटिकल जो है वो स्टेटमेंट से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पर जेल की क्लासेस डिस्कस की, मेरे जी मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहूंगी। थोड़ा सा उसमें इब्हाम ये है कि ये जब अभी नए रूल्स बने तो उसके मुताबिक वो जो ABC क्लास वाला सिस्टम है पंजाब में वो खत्म हो गया है। अब ऑर्डिनरी क्लास होती है, बेटर क्लास होती है। तो मरियम नवाज बिकॉज शी वाजंट अ पार्लियामेंटेरियन तो उनको ऑर्डिनरी क्लास में रखा गया, यानी क्लास C, राइट? मेरे ख्याल से आज से अभी क्योंकि हम यहाँ पर मुशक्कती और बाकी फैसिलिटीज की कर रहे हैं कि उनकी कैटेगरी C थी और नवाज शरीफ साहब की मुझे याद है कि कैटेगरी B थी। अभी जो शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को रखा गया उनकी भी कैटेगरी B है। कैटेगरी A और B में आपको कुछ चीजें सहूलतें होती हैं, जैसे TV मिल जाता है, मैट्रेस, बेड, इस तरह की चीजें होती हैं, खाने का भी आपका इंतजाम होता है। उनका C था। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि शायद जो उनको खाना आता था वो फिर मरियम नवाज शरीफ को भिजवा देते थे जब उनका घर से उनका पक के आता था खाना। तो मेरे ख्याल से कि वो जेल का खाना तो डेफिनेटली नहीं खा रही थी, लेकिन वो कैटेगरी C में थी। आज फयाज चौहान ने भी शायद यही बात की है कि वो कैटेगरी C में रखे उनको क्या था। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जनाब, मुल्तान जलसे की कुछ बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक तो इल्ज़ाम आयद किया बल्कि कि किस तरह से कुछ कारकुनान हैं मुख्तलिफ जमातों के, PDM के इन जनरल, जिनको पकड़ा जा रहा है मुल्तान जलसे से कबल हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जी अवाम अपनी जानों पर खेल कर मुल्तान जलसे में आएंगे। मुल्तान जलसा हर कीमत में होगा क्योंकि अवाम की जो हिमायत है वो अपोजिशन की तहरीक के साथ है और अवाम चाहते हैं कि कोविड-18 से छुटकारा पाएं। जनाब, जलसे की हाइलाइट्स में ये भी शामिल है कि अब शायद बिलावल भुट्टो जरदारी तो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे, लेकिन बजाते खुद आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा शिरकत कर रही हैं इस जलसे में। तो बड़ी लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है उनकी प्रेजेंस को भी। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ख़ास तौर पे कि अपोजिशन को हिमायत हासिल है अवाम की, आज हमने ज़रा पूछने अपने तज्जियाकारों से, इनका बड़ा नब्ज़ पे हाथ होता है, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हर तरफ से डॉक्टर्स हों, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, वो तनकीद कर रहे हैं अपोजिशन के इन जलसों पर। लेकिन अपोजिशन बज़िद है कि हम करेंगे और हमें अवाम की हिमायत हासिल है। कितना सच है या कितना वजन है उनके बयान में, अपने एनालिस्ट से जानते हैं। महमल, क्या समझती हैं आप राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को? देखिए, ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि जी अवाम की हिमायत हासिल है, मुझे ज़रा ये बताएं, अवाम तो आ जाएगी, वो उनके वोटर सपोर्टर जो हैं वो आ जाएंगे, जो एंटी गवर्नमेंट अगर हैं कोई अवाम में वो आ जाएंगे। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें इसमें पूछना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि हमेशा जब भी हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है, वो बेशक 2014 का धरना हो, बेशक आप 90 की दिहाई की पूरी सियासत देख लें, उसके अंदर ये कहा जाता है कि अवाम के मसाइल का हल है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसको घर भेज दो। आज तक क्या सिटिंग गवर्नमेंट्स को घर भेजकर कोई मसला हल हुआ है? हमने 90 की दिहाई की पूरी देखी कि कैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर गिराई गई, फिर नून लीग आई, वो चली गई, फिर पीपल्स पार्टी आई, किस तरह गई। तो मुझे बताएं कि क्या उससे कोई मसाइल का हल हुआ या मसाइल मजीद बढ़े, क्योंकि एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुई।
अच्छा, फिर जो दूसरी बात जो राणा साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता इससे कोरोना का, और ये खाली राणा साहब नहीं है, बाकी भी नून लीग के भी और ऑपोजिशन के लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, देखिए बात ये कि आपका जरूर पॉलिटिकल कैंपेन और प्रोटेस्ट का आपका हक जरूर है जमहूरी, लेकिन दुनिया के अंदर, क्योंकि ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो है नहीं। आप देखिए अमेरिका के अंदर भी जो इंतखाबात हुए उसके अंदर करोड़ों की तादाद में जो पोस्टल बैलेटिंग हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि एक पेंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है। बल्कि उसके बाद तो वो जिस तरह शुरू में इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल भी हो गए, ट्रंप ने माना नहीं माना, लेकिन एक चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये को बहुत ज्यादा लंबी देर तक तो नहीं रहनी। अभी सर्दियां हैं, सेकेंड वेव आई है, तेजी से फैल रहा है, गर्मियों में थोड़ा कम भी हो जाता है, और ये भी है कि वैक्सीन भी आने वाली है इंशाल्लाह। अगले साल तक जब भी वैक्सीन आएगी प्रॉपर मार्केट के अंदर तो तब तक कंट्रोल हो जाएगी। आपने करनी है इस तरह की कोई तरीका, आप सब निकाल लें। असल मसला एक सिर्फ मैं इसमें छोटी सी बात कहूंगी लीना, वो ये है कि बेशक आप चीज जलसे से किसी को अगर फर्ज करे कोरोना हो जाता है एक भी शख्स को, और वो जाके आगे 10 और लोगों को इन्फेक्ट करता है, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को, जिनको मिलता है, खुदा ना खास्ता एक भी बंदे की जान कोरोना से चली गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो रियली इनको पीडीएम को ये जल्द से कैंसिल करने चाहिए, पोस्टपोन करने चाहिए। सही सवाल उठा रही हैं आप, बिल्कुल सही सवाल उठा रही हैं आप महमल। लेकिन आपको याद होगा कल भट्टी साहब ने, आप यहीं पे थी जब हमारे सामने एक दावा किया और उन्होंने कहा जी हुकूमत के ऊपर बड़ा दबाव है जलसों का। तो भट्टी साहब, क्या ये जो राना सनाउल्लाह ने आज कहा है या दावा किया है कि अवाम की हिमायत उनको हासिल है, तो ये इसी वजह से दबाव है? देखें मैडम शेख्स, वो जो महमल साहबा ने एक बात की है अवाम, और जो राना साहब ने एक बात की है कि अवाम जान पर खेल कर आएंगे, और महमल साहबा ने अवाम की जान की बात की कि उनकी जान खतरे में है। तो यहाँ नबील गबोल साहब का मुझे बयान आ रहा है, बड़ा अजीब सा बयान है, लेकिन समटाइम्स अजीब सा बयान भी कबूल करना पड़ता है। वो कहते हैं जब अवाम खुद कोरोना लगवाना चाहती है, जब अवाम खुद अपने जिंदगी खतरे में डालना चाहती है तो आने दे उनको, क्यों रोक रहे हैं? अब हम क्या करें, सम टाइम दिल करता है कि रोकें, सम टाइम दिल करता है कि उनको कहें ना आए, लेकिन जब लोग आना चाहते हैं तो क्या करें? बिलावल भुट्टो साहब और उनके 5 स्टाफ मेंबरान को कोरोना हो गया है, अब वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन आसफा साहबा के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको बचाए, वो बच जाएं और ये जलसे से खैर वफियत से चली जाएं। मरियम नवाज साहबा की दादी फौत हो गई हैं, वो फिर भी मुल्तान जलसे में शिरकत करेंगी। अब एक तरफ कल मरियम नवाज साहबा कह रही थी, हाँ नहीं ये आप अपना ये हुक्म अपने पास रखें, और वालिद साहब और मरियम साहबा ये बस करें सियासतें खुदा के लिए। हुक्म पे जा रहे हैं तो नून ने उनको कहा है रुक जाएं, तो उन्होंने उनको कहा है कि चले जाएं, तो उन्होंने उनको कहा बस एक 10 सेकंड महमल साहब। अच्छा, एक तरफ मरियम नवाज साहबा कह रही थी मेडिकल तालब इल्मों के इम्तिहानात कैंसिल कर दें। क्यों कैंसिल कर दें? इसलिए कि कोरोना इन तालब इल्मों और उनके वालिदैन की और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। अब मेडिकल तालब इल्मों के और इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को तो कोरोना का ख़तरा है, मगर जलसे में आने वालों का नहीं है। अब आ जाएं इस बात पर कि तहरीक की आवाम को तहरीक को आवाम की हिमायत हासिल है, तो हासिल है तो क्या अगर हासिल हो भी, मान लिया बड़े धड़ल्ले के, मैं मान लेता हूँ लाखों 10 लाख लोग फैसला पेशावर में आए थे, 12 लाख लोग गुजरांवाला में आए थे, 14 लाख लोग कराची में आए थे, उसका एंड रिजल्ट क्या है? हुकूमत को घर भेजना। फिर आप कर सकेंगे हुकूमत? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त उनको बाहर निकालना ठीक है? आवाम से आपको जर्रा बराबर भी मोहब्बत है? उनको घर इस वक्त तो कह दें कि 2 महीने रुक जाएं, 2 महीने रुक जाएं, उसके बाद हुकूमत गिरा लीजिएगा, अल्लाह फिर भी आपके वो एक है ना, वो एक शेर है, गुस्से विच ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, दिन तेरे भी फिर जावणगे, एवें ना घबराया कर। मैं सिर्फ लीना मैं आपको चैट करना चाह रही थी क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि भट्टी साहब ने कहा ना कि आवाम को जिस तरह कोरोना कराने का शौक है, देखिए शौक तो किसी को खैर नहीं होता। दूसरी चीज ये कि लीडरशिप एग्जांपल सेट करती है। अगर लीडरशिप आज मना कर दे तो नहीं निकलेगी ना आवाम, तो इसलिए दे हैव टू सेट एन एग्जांपल। और फिर एक और चीज जो मैंने पहले भी की थी कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो ये खाली ट्वीट्स और ये धमकियां देने की बजाय और ये इस तरह के बयान देने की बजाय वो बात करे, वजीर आजम साहब बात करें, ऑपोजिशन को रोकें। इस वक्त ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह कहते हैं अवामी हिमायत हासिल है अपोजिशन को, इसके ऊपर तज्जिया ले रहे हैं मजहर अब्बास साहब। इसके साथ साथ आसिफा भुट्टो की सियासत और सियासत में एंट्री पे भी कुछ तरह अपनी इनसाइट शेयर कीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि अवाम के नफ्स पर अगर आपका हाथ होता तो आप कभी भी इस सिचुएशन में इस तहरीक को आगे नहीं बढ़ाते।
کیونکہ عوام کی اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے پینڈیمک کا، اتنی افسوسناک بیانات ہیں اپوزیشن کا. اور یہ اہم بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم روکیں. کیا یہ اپوزیشن اتنی میچور نہیں ہے کہ اس کو یہ تدارک نہیں ہے کہ کرونا کتنی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن کو ذرہ برابر بھی ہم یہ نمبر اس بلیم گیمز میں کیوں چلے جاتے ہیں کہ جی 1.5 لاکھ طالب علم کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا، اور جو ہے وہ فلاں نے یہ کیوں کیا، تو یہ اس نے یہ کیا، ان کو یہ خیال نہیں تھا. مجھے تو خیال ہے نا کہ کرونا ایک ڈینجرس ڈیزیز ہے. دیکھیے کووڈ 18 سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ کووڈ 18 کی تو ویکسین آپ کو مل جائے گی، کووڈ 19 کی ویکسین ابھی تک نہیں آئی ہے. اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ خود رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں. واہ، واٹ اے اسٹیٹمنٹ! کہ خود رانا ثناء اللہ خود رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آ رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ اندازہ ہے، ظاہر ہے گولی تو نہیں چلے گی، تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ لوگ جو جلسوں میں آ رہے ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اور اس جان کو خطرے میں کون ڈلوا رہا ہے؟ یہ پاکستان ڈیموکریٹک، بالکل، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے. بلاول بھٹو بہت خود اتنے سے متاثر ہیں، مریم نواز، شہباز شریف خود متاثر ہو چکے ہیں. یہ سارے لوگ، سارے لیڈر متاثر ہو گئے، اور پھر انہیں خیال نہیں ہے. جی چھوڑے حکومت کیا کرتی ہے، یہ چھوڑیں کہ باقی لوگ مظہر کیا صاحب، کر رہے ہیں. ہم لوگ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے روز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے اینالسٹ مختلف ڈاکٹرز کا حوالہ دیتے ہیں، ریسرچرز کا حوالہ دیتے ہیں، آپ لوگ اپنا تجربہ شیئر کرتے ہیں، لیکن ابھی کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. بے نظیر شاہ صاحب، دیکھیے لینا، عوام تو پہلے اس وائرس کو زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی. ہم نے دیکھ ہی لیا ایس او پیز پہ کیا کس قسم کا عمل ہو رہا تھا. اب اپوزیشن بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی، انہوں نے ایک طرح کا مذاق بنا دیا ہے. ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں جس قسم کے بیانات بھی اپوزیشن سے آئے ہیں اس وائرس کے بارے میں، وہ ایک تو خطرناک ہیں، اور دوسرا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ایک کورونا ہے اور ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. آپ کی سیاست سے آپ کے یہ جو موقف ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنا، ان سب چیزوں سے اہم انسانی زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو گھر میں بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر سکتے ہیں. آپ کے کارکن ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت نہیں کر سکتے جلسے میں. آپ جو ہیں، آپ کے پاس پرائیویٹ ہسپتالوں تک رسائی حاصل ہے، آپ کو پرائیویٹ ڈاکٹرز مل جائیں گے، آپ کو کووڈ وارڈ میں بیڈ مل جائے گا، وینٹیلیٹر مل جائے گا. آپ کے کارکنوں کو کیا یہ چیزیں یا فیسلٹیز ان کو مل سکتی ہیں، یا آپ ان کے لیے ان کا انتظام کریں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر ان کو یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ. دیکھیں ملتان میں یہ ڈیبیٹ آج ہم اس پہ جہاں پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ ملتان میں پازیٹیوٹی ریٹ پچھلے 2-3 ہفتوں سے اتنا ہائی ہے کہ 20% تک گیا ہے. وہاں سے بھی اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہسپتال بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے. ہم جو مرضی سٹیٹس بتا دیں، ہمارے اینالسٹ جس طرح کے میں پہلے بھی دہرا چکی ہوں، پورے ہفتے سے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، سٹیٹس، فیکٹس، فگرز، بیانات سب کچھ شیئر کر رہے ہیں، حوالے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور یہ جلسے عوام کی زندگی کے لیے خطرہ ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی کوئی ریسرچ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ کورونا جلسوں سے بڑھتا ہے. جناب، یہ بڑی سیڈلی ہمیں کہنا پڑے، مظہر عباس صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جس کو میں دوبارہ دہراؤں گی، وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی کووڈ 18 اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت کو، تو کووڈ 18 کی تو ویکسین موجود ہے. کووڈ 19 جس سے عوام کی جانیں جا سکتی ہیں، اس کی ویکسین ابھی آئی نہیں ہے اور پتہ نہیں کب آئے گی. تو اس لیے ہوش کے ناخن میں. کل ملاقات ہوگی.